Students, today let's we learn a very interesting concept, isotopes. क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परमाणु के अलग अलग द्रव्यमान हो सकते हैं? अगर नहीं तो बिल्कुल आज से समझिए समस्थानिक। देखिए आइसोटॉप्स, हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन पृथ्वी पर पहला एलिमेंट या तत्व रहा है जो एक गैस के रूप में पाया जाता है। हमने ये भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 1 होने के बाद ये इसका जो वेट है वो भी 1 ही होता है। हालांकि हम इसके पॉइंट में अगर पेरियोडिक टेबल में देखें तो 1.008 होता है, पर हम नॉर्मली इसका एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार 1 मानते हैं। पर क्या आपको पता है कि इसके 3 रूप और पाए जाते हैं? जी हाँ, उसे ही समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अब समस्थानिक शब्द का अर्थ क्या है? तो समस्थानिक 2 भाग में बना है, एक होता है सम यानी कि बराबर और दूसरा स्थानिक यानी कि स्थान। तो सम स्थान यानी कि बराबर स्थान रखने वाले तत्व को समस्थानिक कहते हैं। तो बराबर स्थान किस में रखा जाएगा? तो पेरियोडिक टेबल में रखा जाएगा। तो पेरियोडिक टेबल में किस आधार पर समस्थानिक बनेगा? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसीलिए उसको पहले नंबर पे रखा गया है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो बराबर होगा, यानी कि किसी भी तत्व का समस्थानिक वो कहलाता है जिसका परमाणु क्रमांक एक जैसा होता है। तो अलग क्या होता है? तो परिभाषा मैंने लिखा है, पढ़िए। एक ही परमाणु के अलग अलग परमाणु द्रव्यमान में पाया जाना, मतलब क्रमांक तो एक रहेगा पर जब उनका भार अलग अलग रहेगा तब हम उनको कहते हैं समस्थानिक। जैसे एक हाइड्रोजन हमको ऐसा भी मिलता है जिसके अंदर भी एक प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन 0 है, तो उसका क्रमांक 1 है और उसका द्रव्यमान भी 1 है। एक हाइड्रोजन हमको ऐसा मिलता है जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन 2 है, उसका वेट 2 मिलता है। एक हाइड्रोजन हमको ऐसा मिलता है जिसके अंदर भी एक प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन 3 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो उसका भार हमको 3 मिलता है। तो पहला हाइड्रोजन जो मूल हाइड्रोजन जैसा है उसका नाम हमने दिया है प्रोटियम, जिसको H1 या हम P से शो कर सकते हैं, प्रोटियम। दूसरा हाइड्रोजन जो हमको मिलता है उसका वेट 2 है, जिसको हम ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं, ड्यूटेरियम, जिसका संकेत D है। और तीसरा हाइड्रोजन जो हमको मिलता है उसके अंदर 2 अलग से और न्यूट्रॉन हैं जिसको हम ट्राइटियम के नाम से जानते हैं या H3 के नाम से जानते हैं या इसको T से संकेतित करते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग होंगे ना कि क्रमांक, इसलिए सब में एक ही प्रोटॉन है, इसलिए प्रोटॉन को 1 1 1 लिखा है, मतलब क्रमांक सबका सेम रहेगा। अलग क्या रहेगा समस्थानिक में? तो उनका द्रव्यमान अलग रहेगा। कौन सा द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अलग रहेगा। तो इसमें एक ही है परमाणु भार, इसका परमाणु भार 2 है, इसका परमाणु भार 3 है, लेकिन मूल हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो इनमें 2 और 3 क्यों आ गए? तो यही अपवाद है हाइड्रोजन के कि इनके 2 ऐसे भी एलिमेंट पाए जाते हैं जिनके भार अलग होते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोजन के जैसा तो माना गया, लेकिन भार अलग होने के कारण इनको एक अलग श्रेणी रख दिया गया जिसे कहा गया समस्थानिक। और हेनरी मोजले की आवर्त सारणी की ये कमी भी है कि उसने समस्थानिकों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया है। हाइड्रोजन आपको सिर्फ H1 वाला मिलता है आवर्त सारणी में, समस्थानिक अलग से आवर्त सारणी में नहीं रखा गया है, तो इसे कहते हैं समस्थानिक या आइसोटॉप्स। अब ये सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं है, ये कार्बन के साथ भी है। कार्बन हमें 3 तरह के मिलते हैं, मुख्य रूप से हम 2 कार्बन को पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 6 सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए सूत्र होता है परमाणु भार के लिए 2n, मतलब 6 है तो इसका परमाणु भार होना चाहिए, n का मान अगर हम रख दें तो 6 गुणित 2, परमाणु भार 12 होना चाहिए, सम संख्या में सिर्फ डबल करना है तो 12 होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक कार्बन ऐसा मिलता है जिसका क्रमांक तो 6 है लेकिन वेट 13 हो जाता है, एक कार्बन ऐसा मिलता है जिसका क्रमांक 6 है लेकिन वेट 14 हो जाता है, पर मुख्य होना कितना चाहिए? 12। तो कार्बन 13 यानी कि इसका उपयोग तो हम बहुत ज्यादा नहीं करते, पर कार्बन 14 जो कार्बन का इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है,
इसका उपयोग पुरातत्व विभाग करता है। किसमें? कार्बन डेटिंग प्रणाली में। आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग प्रणाली। कार्बन डेटिंग प्रणाली में चट्टानों के अंदर जो चींटी दबे हुए होते हैं उनके पैरों की आयु काल से चट्टान की आयु काल के बारे में पता किया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो कार्बन 14 जो है उसका उपयोग वहां पुरातत्व विभाग में करते हैं। इस तरह से समस्थानिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से समझिए, जिसका परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक जैसी रहेगी पर न्यूट्रॉन अलग रहेगा, मतलब परमाणु भार अलग रहेगा, उन्हें ही हम आइसोटॉप्स अर्थात समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों का आवर्त सारणी में अलग से कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो एक ही तत्व के परमाणु के एक ही परमाणु से बने हुए होते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दो हमको यहाँ पर उदाहरण मिलते हैं। लिखा है आयोडीन का, आयोडीन 53 है और 53 एक विषम संख्या है, तो फॉर्मूला होना चाहिए 2n+1। इसका मतलब 53 का डबल करेंगे और डबल करके उसमें एक जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 10, तो इसका वेट होना चाहिए 107, पर इसका वेट पाया जाता है 131, 131, इसलिए ये भी समस्थानिक है। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं आयोडीन के समस्थानिक का घेंघा रोग के उपचार में, घेंघा रोग के उपचार में, और मुख्य रूप से इसका उपयोग करते हैं हम किसमें? तो थायराइड में। थायराइड आपको पता है कि गले के पास एक ग्रंथि होती है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन का बढ़ जाना या कम हो जाना भी हमको एक बीमारी के रूप में दिखता है, बेचैनी के बीमारी के रूप में। आपने कई बार सुना होगा किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख या बहुत खुशी की खबर ना सुनाए, उसके साथ दिक्कत हो सकता है, तो ये थायराइड के साथ होता है। तो उसके उपचार में आयोडीन 53 का इस्तेमाल किया जाता है। 53 तो नॉर्मल में भी होता है, 131 का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा कोबाल्ट का। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 28 है, तो 28 है, सम संख्या है, तो इसका मतलब इसको डबल करना चाहिए था, तो ये हो जाता है 60 और ये 556, लेकिन यहाँ पे कितना आता है 58 या 56, लेकिन यहाँ पे कितना आता है 60, इसलिए ये भी क्या है? समस्थानिक है। और कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। उसके बाद आता है यूरेनियम 235 जो कि एक समस्थानिक है 92 का। तो यूरेनियम 235 जो है इसका उपयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में, ऊर्जा के निर्माण में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है थोरियम 90 का समस्थानिक है 232 जिसका वेट होता है 232। यूरेनियम थोरियम 90 जो है यानी कि जो 232 है, इसके संबंध में होमी जहांगीर भाभा की एक लंबी थ्योरी है जिसमें उसने 3 चरण में थोरियम को यूरेनियम के 233 में बदलने का कॉन्सेप्ट दिया है। उसको किसी और वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि थोरियम 90 का इस्तेमाल भी समस्थानिक है, जिसका इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं जो आपको पहले से मैंने बताया कार्बन के समस्थानिक, उसके बाद मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के समस्थानिक। इसी तरह एक और बचता है फास्फोरस जिसका संकेत P है, जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, और 15 है तो इसका मतलब इसका नंबर होना चाहिए था 30 पर ये 31 है। नॉर्मली ये 31 होता है पर 32 और 33 नहीं होता है, लेकिन 32 और 33 भी मिलता है तो इनको हम समस्थानिक के रूप में देखते हैं। इसका इस्तेमाल अस्थि रोग के उपचार में किया जाता है। और आपको भी पता है कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि शमशान घाट में कोई व्यक्ति को जब छोड़ के आया जाता है और जब कोई जानवर गिद्ध के द्वारा किसी के द्वारा उसकी लाश को निकाल दिया जाता है थोड़ा ऊपर, तो कई बार शमशान घाट में अपने आप आग लग जाता है, जिसको भूत प्रेत या अलग घटनाओं के रूप में देखा जाता है। और उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है फास्फोरस, क्योंकि हमारे अस्थि मज्जों के इन बीच बीच की जो हड्डियों का जो जोड़ है उसमें फास्फोरस पाया जाता है। और जो अपघटक होते हैं पर्यावरणीय जीव जो किसी भी मरे हुए लाश पर अटैक करते हैं, उन्हीं से उनका भोजन प्राप्त करते हैं अपना, तो वो जो जीव होते हैं उनके अंदर से ऑक्सीजन फ्लो होता है। जब वो इन हड्डियों पर टॉर्चर करते हैं मरे हुए शरीर के, तो उसके अंदर का फास्फोरस और ऑक्सीजन दोनों मिलकर PO4 बनाता है जो आग में बदल जाता है धीरे धीरे, और इसलिए शमशान घाट में कई बार ऑटोमेटिक आग लग जाता है। तो इसलिए अस्थि मज्जा से संबंधित है कौन? फास्फोरस, उसके उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह समस्थानिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही परमाणु है, एक ही क्रमांक है, एक जैसा प्रोटॉन है, एक जैसा इलेक्ट्रॉन है, बस न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। अर्थात ये कि इनके परमाणु द्रव्यमान मूल तत्व से अलग होते हैं, इसलिए इनको समस्थानिक कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए। और इसके बाद हम समझते हैं संभारिक, जिनमें भार समान होंगे, क्रमांक अलग अलग होंगे। एक पॉइंट और याद रखना है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक एक ही होते हैं मूल तत्व से,
जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में तीनों का क्रमांक एक ही है, तो जिनके परमाणु क्रमांक एक होते हैं, मतलब उनके रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें हम देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक जैसा होगा। जैसे कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक है तो समस्थानिक कार्बन का भी 6 ही क्रमांक होगा, उसका भी 6 ही होगा। तो इसका मतलब इनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है, बस इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो एक पॉइंट आपको यह याद रखना है कि रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं और भौतिक गुण अलग अलग होता है। इसीलिए कहा जाता है जेड सेम होता है लेकिन ए गेम होता है। ऐसा कई लोग ट्रिक बना के पढ़ते हैं। तो द्रव्यमान अलग है पर क्रमांक एक है। अब समझते हैं समभार में। शब्द ही बता रहा है समभार, मतलब वेट का बराबर होना। और वेट को किससे शो करते हैं? ए से। एटॉमिक वेट है, परमाणु द्रव्यमान है, तो ए फॉर एटॉमिक वेट। तो इसको संभारिक में क्या होता है कि परमाणु भार एक जैसा होगा, मतलब ए इक्वल होगा, परमाणु भार बराबर होगा सभी तत्व का, बस इनके क्रमांक अलग अलग होंगे। मतलब इस बार अलग अलग तत्व की बात हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए आर्गन, आर्गन 18 होता है, परमाणु क्रमांक आर्गन का 18 होता है। अब 18 है तो परमाणु भार 18 का डबल होना चाहिए, क्योंकि 18 सम संख्या है, तो ये होना चाहिए था 36, लेकिन ये 36 ना होकर के होता है 40। इसका सिमिलर एलिमेंट है कैल्शियम, कैल्शियम का क्रमांक होता है 20, तो 20 का डबल कितना होगा? 40। तो इसलिए ये कैल्शियम के साथ एक जैसा वेट दिखाता है। आप देखें दोनों का क्रमांक अलग अलग है लेकिन दोनों का भार एक जैसा है, तो ऐसे तत्व को कहते हैं संभारिक तत्व। अर्थात इनका ए तो इक्वल होता है लेकिन जेड अलग अलग होता है। परमाणु भार एक जैसा होता है पर परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो इस तरह देखें, एक और एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन और कार्बन का। नाइट्रोजन का क्रमांक 7 है, कार्बन का क्रमांक 6 है। तो नाइट्रोजन का क्रमांक 7 है तो ये 14 भी पाया जाता है, और कार्बन जो है वो 6 है, उसका भी आपने अभी भी पढ़ा समस्थानिक में, कार्बन 14 भी पाया जा रहा था। तो दोनों का यहां पर भी भार देखें तो एक जैसा है। तो संभारिक में एक जैसे वेट वाले तत्वों को संभारिक कहते हैं, जिनके क्रमांक अलग अलग हो पर उनके भार एक जैसे हैं। फिर से देख लीजिए, जिनके क्रमांक अलग अलग हो, आर्गन का क्रमांक 18 है, कैल्शियम का क्रमांक 20 है। जिनके क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु जो नंबर है वो अलग अलग हो लेकिन इनका वेट एक जैसा हो, इन्हें कहा जाता है संभारिक। इनका इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। परमाणुओं की संरचना और स्थिति जानने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है संभारिक का। तो ये है संभारिक। अब इसके बाद समझते हैं इसी तरह का और कॉन्सेप्ट आता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन एक जैसे होते हैं। साथियों, पहले परमाणु के 3 ही कण माने जाते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आज के समय में नया भी सर्च हो गया है जिसे क्वार्क कहा जाता है, आपने सुना होगा। इसलिए आपको अपडेट होकर पढ़ने की जरूरत है। अगर आप अपडेट नहीं हैं तो आपको भविष्य में दिक्कत हो सकता है। सम न्यूट्रॉनिक, जैसे पहले पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानी जाती थी, ठोस, द्रव और गैस। अब प्लाज्मा थ्योरी भी दी जा रही है जो कि चौथी अवस्था मानी जाती है। तो सम न्यूट्रॉनिक में समझिए, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। तो लिखते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान यानी कि बराबर हो, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं नाइट्रोजन और कार्बन। नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो 7 दूनी 14 और 1 15 होता है, और ये इसको अगर हम निकालें इसके समस्थानिक वाला तो उसका वेट भी 14 होता है। अब न्यूट्रॉन पता करने के लिए आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, परमाणु भार में न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एटॉमिक वेट यानी कि ए में हम उनका प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर सकते हैं, पी को माइनस कर सकते हैं। अर्थात n इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉन की नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह से अगर हम 15 में 7 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। इसी तरह अगर कार्बन में देखें तो कार्बन में भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, परमाणु द्रव्यमान यानी कि 14 में परमाणु क्रमांक यानी कि 6 माइनस कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 8। तो आपने देखा दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है, लेकिन दोनों अलग अलग तत्व हैं, एक नाइट्रोजन है और एक कार्बन है। तो जिन तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या एक जैसी होती है उन्हें कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक।
तीनों चीज आपको निकालने आ जाना चाहिए। जैसे किसी का परमाणु क्रमांक यानी कि जेड कैसे पता करते हैं, तो जेड तो हम देखते हैं किसके संख्या से, प्रोटॉन के संख्या से, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज अ एटॉमिक नंबर, उससे देखते हैं। अगर हमने प्रोटॉन को छोड़ के दूसरा देखें इलेक्ट्रॉन को, तो हमें पता है कि किसी तत्व में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कब तक होता है, जब तक किसी को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया रहता है। लेकिन हाँ, एक लाइन आप जरूर कह सकते हैं कि सभी तत्वों में जब तक वो क्रिया नहीं किया है किसी से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो उदासीन परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। और उदासीन परमाणु कौन होता है, जो किसी तत्व के साथ नहीं जुड़ा होता है, वो हर परमाणु तब तक उदासीन परमाणु ही होता है, क्योंकि जब तक वो किसी से नहीं जुड़ा रहता है दोनों की संख्या बराबर होती है। आइए सम न्यूट्रॉनिक के बाद समझते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ये था सम न्यूट्रॉनिक, अब समझते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। साथियों, अगला कॉन्सेप्ट आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। उदाहरण के लिए आपको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अब परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कौन सा तत्व कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, इसको जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को पूरा देखिए, उसमें हमने डिटेल से समझाया है। फिर भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। कौन सा तत्व कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, ये जानने के लिए हम पहुंचते हैं समूह नंबर 18 पे। आवर्त सारणी का समूह नंबर 18 वह समूह है जिसमें ऐसे ही तत्व रखे गए हैं जो अपने आप में कंप्लीट है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहला नंबर रखा गया है 18 समूह में हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। इसका मतलब यह है कि किसी भी तत्व में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो किसी से क्रिया नहीं करेगा। 2 से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, 2 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन 2 रहेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा तत्व इस समूह में रखा गया है नियॉन। नियॉन का क्रमांक 10 है। इसका मतलब 2 के बाद कोई तत्व को कंप्लीट होना है तो कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 10 से कम है तो माइनस दर्शाएगा, अगर 10 से ज्यादा है तो प्लस दर्शाएगा। इसके बाद कंप्लीट होने के लिए आर्गन यानी कि 18 होना चाहिए। इसी क्रम में आता है नेक्स्ट 36 और इसी क्रम में नेक्स्ट आता है जेनॉन 54। आइए समझते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम को देखिए, सोडियम में 11 परमाणु क्रमांक है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इन दोनों में किसके करीब है, अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि सोडियम के ज्यादा करीब है। अब सोडियम यानी कि 10 होगा तो वो कंप्लीट होगा, तो 10 से वो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। इसका मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो Na+ बस हम बना सकते हैं। तो सोडियम इसीलिए हम लोग लिखते हैं Na+। ऐसे ही अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 9 दोनों में किसके करीब है, नियॉन के ज्यादा करीब है, तो नियॉन होने में कितना कम है, 1 कम है, तो इसलिए ये दर्शाएगा -1। तो जब कोई तत्व किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसमें उतने ही प्लस या माइनस लगाए जाते हैं जितना इलेक्ट्रॉन उसने दिया होता है या फिर ग्रहण किया होता है। उदाहरण के लिए अगर मैंने क्रिया कराया NaCl का, तो आपको पता है कि रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो ये जो क्रिया कारक है सोडियम और क्लोरीन, अभी इन्होंने क्रिया नहीं किया है क्योंकि ये नॉर्मल लिखे हुए हैं। जब हम इनको गर्म करेंगे, इनकी क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा किसमें, NaCl में। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि सोडियम के अंदर एक प्लस चार्ज है और क्लोरीन के अंदर एक माइनस चार्ज है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। और 1 प्लस है मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और क्लोरीन में 1 माइनस है मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। क्योंकि क्लोरीन 17 होता है और 17 किसके करीब है, दोनों में आर्गन के 18 के। 18 होने में कितना कम है, 1 कम है,
तो ये -1 दर्शाएगा। तो इस तरह से ये दोनों को अगर हम देखें तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। अब इस कॉन्सेप्ट पर हम समझते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं फ्लोरीन माइनस सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम +3 कार्बन -4। अगर इस तरह से हम तत्वों को लिखें तो हमें समझ आ रहा है कि फ्लोरीन के अंदर पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, नॉर्मली 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक माइनस लगा है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये 9 कितना बन गया होगा एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 10। उसी तरह अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम में पहले कितना इलेक्ट्रॉन होता है, नॉर्मली 11 इलेक्ट्रॉन होता है, पर एक प्लस लगा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इसके मतलब 11 से एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा, 11 था, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना बचेगा, 10। अगर मैग्नीशियम में देखें तो मैग्नीशियम का क्रमांक 12 होता है। अब यहाँ 2 प्लस लगा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा, 10। कार्बन 6 होता है, -4 लगा है, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया है, 10। एल्यूमिनियम 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया इन्होंने क्योंकि +3 लगा है, तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10। तो ये सब अलग अलग तत्व होने के बाद भी किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है और किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, अपनी संयोजकता के आधार पर। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ही उसकी संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो यहां आप देखेंगे कि इन सब के इलेक्ट्रॉन देने के बाद इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यानी कि ये क्या बन गए, सम इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे तत्वों को सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल आप आर्गन के साथ भी देख सकते हैं। आर्गन और क्लोरीन को अगर हम देखें, आर्गन के पास 18 है, अगर क्लोरीन 17 है, अगर एक माइनस लगा है, एक माइनस क्लोरीन में लगा है, तो इसका मतलब यह है कि 17 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास था, एक माइनस लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गया, तो ये बन गया कितना, 18। ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। और हम यही पढ़ते हैं कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसका अष्टक पूर्ण करना, अपने कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करना, यानी कि अपने आगे वाले समूह के जो अक्रिय गैस हैं उनका स्थान प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करते हैं। एक तरह से कहें तो 18 समूह के तत्व उनके आइडियल होते हैं जिनके नंबर के बराबर वो होना चाहते हैं, इसीलिए प्रत्येक समूह उसी से तुलना करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ये था सम इलेक्ट्रॉनिक। अब समझते हैं सम प्रोटॉनिक, अर्थात प्रोटॉन की संख्या का बराबर होना। प्रोटॉन की संख्या का बराबर होना, जिन परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या एक जैसी होती है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन की संख्या एक जैसी होती है या बराबर होती है, उन्हें सम प्रोटॉनिक कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है इसलिए परमाणु क्रमांक 11 है, क्योंकि प्रोटॉन से ही परमाणु क्रमांक बनाया जाता है। हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है इसलिए परमाणु क्रमांक 12 है। हमने पढ़ा है कि एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है इसलिए परमाणु क्रमांक 13 है। तो 11 जो है अगर मैं इसको डोनेट करवाना चाहूं तो Na+ बन जाएगा। मैग्नीशियम कितना डोनेट करता है, Mg2+ या प्लस बन जाएगा। एल्यूमिनियम में कितना डोनेट होता है, एल्यूमिनियम 13 है तो प्लस 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 अर्थात 3+ हो जाएगा। अगर इसी तरह हम फ्लोरीन को देखें तो एक फ्लोरीन -1 होता है और एक फ्लोरीन नॉर्मल फ्लोरीन होता है। तो जब कोई सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो डोनेट तो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो संख्या किसके बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन क्रमांक किसके आधार पर रखे गए, प्रोटॉन के आधार पर। तो अभी भी सोडियम में 11 प्रोटॉन है और इस सोडियम में भी 11 प्रोटॉन है, क्योंकि जो डोनेट हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ना कि प्रोटॉन। इसलिए इन तत्वों को हम क्या कहेंगे, सम प्रोटॉनिक। मतलब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तब भी उसके अंदर के प्रोटॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को परमाणु क्रमांक का आधार ना मानकर प्रोटॉन को माना गया, ताकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने या एक्सेप्ट करने के बाद भी उनका क्रमांक ना बदले। इसी तरह मैग्नीशियम में 12 क्रमांक है, मतलब 12 प्रोटॉन है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर दिया तो तब भी इसके अंदर 12 प्रोटॉन रहेगा। इसी तरह एल्यूमिनियम में 13 है तो इसमें भी 13 ही रहेगा। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन था और 9 प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन 9 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हो जाएगा,
लेकिन प्रोटॉन अभी भी 9 ही रहेगा। तो ऐसे तत्वों को कहते हैं सम प्रोटॉनिक, मतलब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन डोनेट करने या एक्सेप्ट करने के बाद भी अपने प्रोटॉन की संख्या को नहीं बदलता है, इसी तत्व ऐसे तत्वों को सम प्रोटॉनिक कहा जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने सम समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम प्रोटॉनिक ऐसे एक जैसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया हो तो इसके पहले वाला वीडियो आपको पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप परमाणु के बारे में ठीक से जानोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है उसको ठीक से जानोगे, तब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत क्लियर किया है, उसको देखने के बाद इसमें आइए, उसके बाद भी आपको कोई समस्या लगे तो हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।